कि क्या पहले तो इतना सुविधा भी नहीं होगा, अब तो सुविधा भी है तभी इतना झेलना पड़ता है आदमी को। और सेंटर के बाद बार बार मैं सेंटर की बात करता हूँ कि सेंटर कितना दूर दूर दे दिया जाता है। यदि हमारा पटना घर है तो अररिया किशनगंज सेंटर किस लिए दिया जाता है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन लीक नहीं करता, तभी तो हम लोग किशनगंज पहुंच जाते हैं, पटना में पेपर लीक हो जाता है यार, इन्हें हाजीपुर वैशाली सैकड़ों पेपर लीक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी मतलब नहीं कि क्लासिक सेंटर आप भगाने के लिए देते हैं बच्चे को जात भ्रमण करके आओ। कि इतना तकलीफ के साथ हम लोग जाते हैं अररिया किशनगंज कटिहार जाते हैं, फिर वहाँ पर एक चीज का सामना करना पड़ता है, बच्चा ही समझेगा। एक दो टिस्टिंग का बाद है यार, सुबह उठेगा पहुंच जाएगा 12 बजे से एग्जाम रहेगा तो रात भर के लिए सब बहुत ज्यादा कष्टदायी हो जाता है। तो कहेगा कि अब कष्ट देखेगा कि पढ़ाई करेगा, हाँ चलिए कष्ट देखेंगे तो एग्जाम अच्छा से होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम से निकले हैं मोबाइल पर बीपीएससी का पेपर लीक, आप सोचिए क्या होता है उस समय, पूरी पूरी मानसिकता हिल जाता है आदमी का, अब बच्चे का उसके साथ साथ उसके माँ बाप का भी मानसिकता हिल जाता है। एक गरीब और मीडियम परिवार के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, उसके लिए खाना कमाना और अपना बच्चा पढ़ा रहा है वही उसके लिए सभी चीज। मैं तो बताता हूँ कि एक आईएएस का बेटा आईएएस बहुत कम बनता है और एक आईपीएस का बेटा आईपीएस बहुत कम बनता है, लेकिन जितने भी अभी जो बन रहे हैं आईएएस आईपीएस जो बन रहे हैं सब गरीब घर के बच्चे बन रहे हैं, मीडियम घर के बच्चे बन रहे हैं। नीट को उठा के देख लीजिए, नीट जो तैयारी कर रहा है तो मीडियम घरों के बच्चे बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर झुग्गी वालों के बच्चे बन रहे हैं। अभी एक टीचर है अलग पांडे करके नाम है, उनको देखिए जहाँ जहाँ जाते हैं लमसम गरीब घरों के बच्चों के साथ जाते हैं, जो भी उनका हो क्यों अच्छा कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई अच्छा दिए, कम पैसा में अच्छा पढ़ाई दिए, बच्चा उनका कोर्स लेकर खुशी है, उसमें मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो बच्चे को कम मतलब झुग्गी वाले बच्चे झोपड़ी वाले बच्चे मीडियम परिवार के बच्चे जिसके पापा फार्मर है किसान है ठेला चला रहे वो बच्चा आईएएस निकाल रहा है आईपीएस निकाल रहा है, जिसके पिता की छोटा सा दुकान चला रहा है किसान वो बच्चा आईएएस कर रहा है आईपीएस कर रहा है नीट कर रहा है आईआईटी पा रहा है। तो क्या मतलब हम लोग के पास कुछ नहीं, हम लोग के पास शिक्षा ही है, शिक्षा की बदौलत हम लोग कहीं भी आदमी पहुंचेगा तो शिक्षा की बदौलत। हम लोग के पास था पैसा नहीं है कि हमारा बाप बहुत बड़ा राजा है तो हम लोग इसके बदौलत चल जाएंगे, नहीं बहुत ऐसे ऐसे हैं। तो आदमी के जब एग्जाम का पेपर लीक होता है तो बच्चे के साथ साथ उसका माँ बाप का मनोबल टूट जाता है। एक साल हमारा बेटा मेहनत किया फिर पता चला कि एग्जाम रद्द हो गया, एग्जाम रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया तो बच्चा का जितना दिल टूटा उससे ज्यादा माँ बाप का अंदर से दिल पर चोट होता है। मैं सरकार और आयोग से यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी एग्जाम दीजिए कम से कम इतना तो सतर्कता रखिए कि पेपर लीक ना हो। तो आगे से आप लोग और बच्चे को भी जो सेटिंग करते हैं उनको क्या मिलता है भगवान जाने, उनको शायद पैसा मिलता होगा। एक बच्चे पर कितना पैसा लेते होंगे जो सेट करने वाले ही जानते होंगे। हम तो कहते हैं मेहनत करके कमाइए, मेहनत करके खाइए, वही आपके लिए क्या है फायदा है। मेहनत से नहीं कमाइएगा तो धन आपके लिए धन के बराबर नहीं है। जब तक मेहनत से नहीं खाइएगा, किसी का हड़प कर खाइएगा तो वो पैसा किसी न किसी दिन किसी न किसी रूप में निकल जाएगा। आपके पास अथाह पैसा है और आपका शरीर ही काम नहीं कर रहा तो पैसा किस काम का। आपके पास अथाह पैसा, आपका बेटा मर गया फिर भी पैसा किस काम का, कोई काम नहीं। तो चोरी किया हुआ पैसा, छिनरपट किया हुआ पैसा और किसी गैर तरीके से लिया हुआ पैसा, वो पैसा पैसा नहीं रहता है, पैसा पानी की तरह भी बह जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। ब्रिटिश शासन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इसका, चलिए शुरू करते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से
कौन सी निधियां होम चार्ज की संघटक थी। अब ये है पहला, इसको दूसरा नहीं कहना चाहिए, पहला था। अब इसमें स्टेटमेंट है, पहला में स्टेटमेंट है क्या कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधियां, बोल रहा कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधियां थी, या भारत में कार्यरत अंग्रेजों कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु लाई जाने वाली निधियां। भारत में कर्मचारियों कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को, भारत में अंग्रेज कर्मचारियों को कार्यरत करने के लिए, यहाँ पेंशन देने के लिए, वेतन और पेंशन देने के लिए यहाँ से धन का क्या होता था, इंग्लैंड जाना होता था। फिर क्या करा कि लंदन में स्थित इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए भी ले जाने वाली निधियां, यानी जो लंदन में स्थित था इंडिया ऑफिस, उसके भरण पोषण के लिए क्या करना होता था, उसके लिए भी धन का बहिर्गमन किया जा रहा था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने से अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली निधियां का भी प्रयोग किया गया। तो बोला कि इसमें कौन कौन सा सही होगा, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो और तीन। इसका जो सही उत्तर होगा केवल एक और दो सही होगा। क्या होगा कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधियां और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधियां, यही दोनों बात क्या होगा, सही होगा। और ये वाला बात क्या होगा, गलत। इसका आंसर होगा केवल एक और दो। फिर क्या करा, शब्द इंपीरियल प्रीफरेंस का प्रयोग किया जाता है। शब्द इंपीरियल प्रीफरेंस का प्रयोग किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों पर क्या के लिए किया जाता है। इंपीरियल शब्द का प्रीफरेंस प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो बोल रहा है भारत में ब्रिटिश आयातों पर किया जाता है, या ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातियों भेदभाव पर किया जाता है। यदि ब्रिटिश नागरिकों द्वारा भारत में जो ब्रिटिश आयात करते हैं उस शब्द के लिए इंपीरियल का प्रयोग किया जाता है, या ब्रिटिश नागरिक द्वारा जो भारतीयों पर अफ्रीकन पर जो भेदभाव का जो आरोप लगाया जाता था उसके लिए किया जाता है, या ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित का दमन, जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश इंग्लैंड को अच्छा बनाने के लिए भारतीय लोग को क्या कर रहे थे, दमन कर रहे थे, उसके लिए इंपीरियल शब्द का प्रयोग किया जाता था। या भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों के दिए जा रहे तरहीज के लिए किया था। जो भारतीय राजा थे उनके रियासतों में जो वहां पर एक रेजिमेंट या कुछ रख दिया जाता था उनके लिए किया जा रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा ये आईएएस 2019 के प्री में पूछा गया था, इसमें कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दिए गए विशेष रियासतों के लिए इंपीरियल शब्द का प्रयोग किया। इसका उत्तर सही ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कहा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरहीज दिया जाना। बोला धनिक भारी उद्योगों की कमी नहीं, विदेश में पूंजी की कमी नहीं, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं, धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरहीज देना, यही उसका सही उत्तर होगा। डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस्टमरारी बंदोबस्त किसने लाया था। इस्टमरारी बंदोबस्त किसने लाया था, इसका जो किसने लाया था, इस्टमरारी बंदोबस्त किसने लाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्लेजली किसको लाया था, सहायक संधि को लाया था। ये सहायक संधि को लाया ये नहीं था, इसमें फेमस हुआ था। सहायक संधि डुप्ले के समय से था। और वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, द्वैध शासन का अंत किया था। द्वैध
शासन का बंगाल में दोहरी शासन का क्या किया था, दोहरी शासन का ये अंत किया था। कौन? लॉर्ड डफरिन, ये दोनों ने ये किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। फिर वही क्वेश्चन है यार कि अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? नहीं, ये यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा, अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? किसानों से, जमींदारों से, मजदूरों से, व्यापारियों से। इसका ये उत्तर होगा, जमींदारों से अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या करें। जो अस्थायी बंदोबस्त जो था किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ। तो किसके साथ किया गया था? तो यह जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त का शुरू किया गया था। चलिए, किस गवर्नर जनरल के बोला किस गवर्नर जनरल के ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया था? देखिए क्वेश्चन को घुमा रहा, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी राजस्व, एक ही गवर्नर। यदि पूछा जाएगा भू राजस्व, यानी भू राजस्व, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त, इसका एक ही आंसर होगा कौन? कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस। इसी ने क्या किया था? कॉर्नवालिस ने ये सब भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त को क्या किया था? लागू किया था। तो वही पूछ रहा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था को क्या किया था? स्थापित किया था। तो इसका उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस सही होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? इसका उत्तर सही 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1799 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? जब 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राज्य व्यवस्था प्रणाली को लागू किया तो उसके बाद विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी किया गया और निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। क्या करा? रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। सही। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। चलिए, उपयुक्त में से ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। क्या करा? उपयुक्त में से ए बी सही। क्या करा? रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। गलत। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को अधिपत्य बनाना। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी जमींदारों को अधिपत्य नहीं बनाना चाहते थे। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। नहीं, उतना भी नहीं किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। ये तीनों बात क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा? चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों से पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया।
पट्टा मतलब समझते हैं पट्टा क्या होता है? एक होता है बटाई, एक होता है बटाइया, खेत। देखिए अभी जानते हैं हम लोग अपने धीरे धीरे कल हम अपने बच्चे के स्कूल फंक्शन में गए तो उसमें बताया जा रहा बोला जा रहा था आचार्य सुदर्शन महाराज बोल रहे थे कि बच्चों को सभी चीजों में ट्रेन करवाइए, बच्ची को भी सभी चीजों में ट्रेन करवाइए। जैसे बच्ची है तो उसको खाना बनाने के लिए सिखाइए, कपड़ा धोने के लिए सिखाइए, सभी चीजों के लिए सिखाइए। यदि अभी पूछ दीजिएगा किसी बच्चे को कि गेहूं किस महीने में लगता है, मक्का किस महीने में लगता है, धान किस महीने में लगता है, आप उससे पूछिए नहीं बताएगा। आप पूछिए कि नक्षत्र कितना तरह का होता है, पूछिएगा रोहन कब चढ़ाता है, हथिया कब चढ़ाता है, कान्हा कब चढ़ाता है, ये सब वो सब भूल गया है। तो कहेगा इस सब से पढ़ने से क्या मतलब, ये सब थोड़े पूछता है, नहीं पूछता है, बाकी ये सब की जानकारी हमें रखना चाहिए। अब रोटी कैसे बनाया जाता है बच्ची नहीं जानती है तो कहेगा कोची आजकल जो जितने भी जो ये सब जो मामले आ रहे हैं लड़का लड़की को घर टूटने का, इसका कारण यही है। अभी एक कहानी वो सुना रहा था कि एक विधायक आए थे, वो कहानी सुना रहे थे कि एक पटना बोरिंग रोड में 10 करोड़ की संपत्ति बनाया और उसका बेटा अभी कहाँ पर है, दोनों अमेरिका या जापान में बताएं। और उसको जब माँ बाप ने फोन किया तो नहीं आया, तो अंत में वो क्या किया, उसके माँ बाप ने 10 करोड़ की संपत्ति उस विधायक के यहाँ के जो नौकरानी थी उस नौकरानी को का तो लिख दिया गया। अब सोचिए इतना पढ़ाने लिखाने का क्या फायदा जब हमारा बेटा अंतिम समय में हमारे पास ही नहीं रहता है। तो ये नहीं कहते कि पढ़ाइए नहीं, जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ कम से कम सही संस्कार तो दीजिए, सही वही कह रहे हैं कि संस्कार भी दीजिए। संस्कार बहुत बड़ा चीज होता है, संस्कार नहीं दीजिएगा वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा। तो बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। जैसे अभी के बच्चों को देखिए ना, वो अपने माँ बाप से मुंह लगा लेगा, अपने टीचर से मुंह लगा लेगा। तो इतना भी उसको सिखाइए कम से कम कि अपने माँ बाप से मुंह न लगा, टीचर से मुंह न लगा। पहले के बच्चों में उतना नहीं था, लेकिन हम लोग में भी उतना नहीं था। हम लोग भी टीचर से बहुत डरते थे। जिस हॉस्टल में हम लोग रहते थे वहाँ के जो डायरेक्टर जैसा हम लोग हॉस्टल में रहते, अरे भागो मनोज सर आ रहे हैं, पूरा अपना अपने जगह पर आराम से बैठ गया, नहीं है तो हल्ला कर रहे हैं। बाकी देखा कि मनोज सर आ रहे हैं, जो हम लोग को डायरेक्टर थे उनको देखा तो सब आराम से बैठ जाता था। हम लोग में देखो मार का डर नहीं था, हम लोग में एक डर था उनसे, लाज शर्म का एक डर भी होता। माँ बाप क्या हर समय मारते हैं, नहीं मारते, तो उनसे डर होता है। किस बात की? एक लाज का, एक शर्म का डर होता है। तो बच्चों में वही चीज देना चाहिए, संस्कार दीजिए बच्चों को। तो ये हम कहाँ जा रहे थे, पट्टा। जैसा देखिए खेत है, पहले होता है बटैया, बटाई, फिर होता है पट्टा, फिर होता है इजारा, इजारा। बटाइया में होता है कि खेत होता है हमारा, इसमें हम किसी आदमी को देते हैं तो 10 मन गेहूं हुआ तो 5 मन हमारा, और 5 मन जो किया जिसका, जो किया उसका। पट्टा में क्या होता है कि 1 बीघा जमीन हमारा है, 1 बीघा जमीन हमारा है, इसका जो 1 बीघा जमीन का 10,000 रुपया 1 साल का लिए, तो 1 साल उस 1 साल वह जमीन पर वह खेती करेगा और सारा फसल उसका हो जाएगा। मानो पट्टा में ये होता है, पट्टा में होगा कि 1 बीघा जमीन है या 10 कट्ठा जमीन है तो 10,000 रुपये बीघा दिया, ये जैसे जहां का बात बता रहे हैं, तो 1,000 का 10,000 दिया
तो 1 साल के लिए जमीन उसका क्या हो गया, वो जमीन उसका हो गया। और 1 साल में जितना फसल वो उपजाए, तो 1 साल में जितना भी फसल उपजावेगा तो उसका पूरा का पूरा फसल उसका हो जाएगा। अब बटाइया में कुछ होता है कि यदि हम 1 बीघा उसको जमीन दिए हैं, तो 1 बीघा में मान के चलिए 20 मन धान होता है, तो 20 मन में 10 मन हमको धान देगा और 10 मन अपने रखेगा। 4000 आटिया होता है, तो 4000 आटिया को नेवारी को जो आटी होता है उसको 4000 में 2000 हमें देगा, 2000 को रखेगा, वो बटाइया का होगा। अब पट्टा में होता है कि 10,000 में 10,000 हमें रुपया दे देगा, तो 1 साल उस पर वो खेती करेगा। इजारा में क्या होता है, इजारा में 3 साल का होता है। 3 साल का हमारे यहाँ गांव में होता है कि यदि 1 बीघा में 2 लाख रुपया लिया, 2 लाख 3 साल तक वह खेत किसका होता है, जो 3 लाख रुपए 2 लाख रुपया देता है 3 साल तक वह खेत उसका होता है। यदि आप 3 साल के बाद उसको 2 लाख रुपया देते हैं, खेत आप ही क्या रहेगा, उसका असली मालिक इन सभी पर जो बटैया पट्टा देते हैं असली मालिक रसीद कटाना आप ही को होगा। रसीद और पट्टा का भी बटैया देते हैं उसका भी रसीद आप ही को कटाना होगा, पट्टा देते हैं उसका भी रसीद आप ही को कटाना होगा। और क्या करता है, इजारा भी देते हैं उसका भी रसीद आप ही को कटाना होगा। खेत आप ही रहिएगा, असली मालिक आप ही रहिएगा। सिर्फ 3 साल के लिए उस पर खेती कौन करेगा, जो आपका 2 लाख रुपया दिया है वो उस पर 3 साल तक के लिए खेती करेगा। यदि 3 साल के बाद जैसे 3 साल पूरा होता है आप उसको 2 लाख रुपया दे दीजिएगा, तो वह क्या होगा, वो खेत आपका फिर आ जाएगा। नहीं दीजिएगा तब तक वो जोतेगा, जब तक नहीं दीजिएगा तब तक वो खेत का आपका जोतता रहेगा। और बटाइया पट्टा में होता है कि 10,000 देने के बाद अगला साल वो जमीन फिर आपका हो जाता है। तो ये हुआ बटाइया, पट्टा और ये इजारा हुआ। तो ये बोल रहा है कि पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। जमींदार अपने मन से मनमौजी काम करते थे, इसलिए उस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, पट्टा जारी, अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, यही कारण था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट होना चाहिए थी, सेटलमेंट लिखा। सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, बोला जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जिदारों लिखा गया, जमींदारों, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। इसका जो सही उत्तर होगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका सही उत्तर क्या होगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, क्या करा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं बंगाल और बिहार की, बोला मैं ईस्वी भरने का, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब किया गया था, मतलब कब लागू किया गया था, तो 1885 में, कितना में, 1885। इसका सही उत्तर होगा क्या, 1885 में बंगाल और बिहार की भूमि के किराएदार अधिकारों को बंगाल अधिकार नियम द्वारा लागू किया गया था। कब, 1885 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्ता के प्रारंभ किए जाने का संबंध था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था वो था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त नहीं, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं किया था, किसने किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 और 3, तो सी होगा इसका, कौन होगा, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने किया था, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड।
और भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू हुआ की गई थी। कब? तो इसका जो सही उत्तर होगा भू राजस्व बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया गया था, ये सब एरिया में शुरू किया गया था। और मद्रास में कौन सा? मद्रास और तमिलनाडु के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या किया गया था? शुरू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ? मद्रास और तमिलनाडु के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। सर टॉमस मुनरो, क्या बोल रहा है? सर टॉमस मुनरो ने भू राजस्व बंदोबस्त के संबंध है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर टॉमस मुनरो ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा बाबू? कह रहा कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित है। कहां पर? ये कहां पर प्रचलित है? दक्षिण भारत में। कहां पर? दक्षिण भारत में मद्रास और तमिलनाडु के क्षेत्रों में इसको क्या किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन सा संबंधित था? मुनरो था। कौन? मुनरो, कैप्टन टॉमस मुनरो संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा बाबू? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ किया था। किसने किया था? टॉमस मुनरो ने किया था। लॉर्ड डलहौजी नहीं, कॉर्नवालिस नहीं, मार्टिन वर्ड भी नहीं। तो इसमें दो आदमी था, टॉमस मुनरो और रीड, अलेक्जेंडर रीड या कैप्टन रीड इसका नाम हम लोग देखते हैं। जहां पर ही दोनों रहेगा दोनों को लगाइए यदि कथन में रहेगा तो। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया था? देखिए क्या मद्रास का गद्रास लिखा गया है। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में क्या किया था? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। वो भी मद्रास बंबई के कुछ ही प्रांत में पूर्वी या पश्चिमी भाग में क्या किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। पूरा बंबई प्रेसिडेंसी में लागू इसने नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बाबू? कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ किया था। कहां पर किया था? तो सर्वप्रथम इसने मद्रास में जो जगह है तमिलनाडु, मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिलनाडु के जगह में इसने शुरू किया था। क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। किसने किया था? तो मुनरो और कैप्टन रीड। कौन? मुनरो और रीड ने शुरू किया था। मुनरो और रीड ने, कैप्टन रीड ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। इसमें क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। चलिए सरकार रैयत को पट्टे पर दे देती। कर लगाने के लिए पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाना था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बोला कि किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाना चाहिए था। सही। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। सही। कर लगाने के लिए पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। सही। इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। 1 2 3 सही है। अब नहीं होगा। 22 क्वेश्चन हमने किया था तो क्या हो गया? 22 क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। फिर 22 क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ आते हैं। भूगोल का वीडियो लेकर आएंगे, फिर पॉलिटी का वीडियो लेकर आएंगे और फिर साइंस का वीडियो लेकर आएंगे, करंट अफेयर का लेकर आएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर हम लोग आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर लाएंगे। हर चीज पर, हर एक टॉपिक पर बनाकर लेकर आएंगे। तो आप लोग हमसे तो जुड़िए तो सही, जुड़िए। हर एक टॉपिक का अच्छे से वर्णन किया करेंगे। जैसे प्लासी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, तो उसको एक टॉपिक करके प्लासी के युद्ध का अलग, पानीपत का युद्ध का अलग, सभी का अलग अलग करके भी टॉपिक करके लाया जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद का सभी चीज का किया जाएगा। तो आप हमसे जुड़िए और जुड़ने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करिए। फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो, एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।